हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ ये डीओ की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है क्लास 9 का। हिंदी मीडियम में वीडियो रहेगी, ठीक है। तो इसको मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं आपको लिख लिख के करके समझाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, अब पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर इससे पूछा कि वाई का गुणांक क्या होगा, इन चारों में से आपको टिक करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वाई को ढूंढना है। वाई कहाँ कहाँ पर है, एक वाई यहां पर है और एक वाई यहां पर है, तो आपको सिर्फ वाई को लेना है। अगर वाई का गुणांक बोला तो वाई को लेना है, तो आप इसको लिख लो, खाली लिख लिया। और दूसरा कौन सा है, ये रहा वाई माइनस का 4y। एक ये लिख लिया आपने, एक लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, देखो इसके आगे माइनस है तो माइनस को लिखना जरूर है। अब सोल्व करो, 5 टू 10y, 5 4 20, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि आपको केवल y को देखना है। किसको देखना है, y को। तो y का एक ये रहा, एक y का ये रहा। अब y यहाँ पर क्या है, प्लस के 10 है, और यहाँ पर y क्या, माइनस के 4 है। तो 10 में से 4 के 6, तो यहाँ 6 आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर आ गया बी। क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो एक और तरीका सुनो मेरी बात, पहले पूरा उतार लो, ठीक है। देखो, मैं बिल्कुल तसल्ली से करवाऊंगा, जिसको आता जाएगा वो आगे देखता रहे, वीडियो को आगे भी कर सकता है। नहीं तो पेशेंस से समझोगे ना, कोई और क्वेश्चन भी आएगा पर आराम से कर लोगे। ये दे रखा है, तो 5 टू 10y, 5 4 20, 3x माइनस का 4y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 10 है और ये 4 है, 10 में से 4 के कितने बचे, 6y, और 3x का 3x माइनस 20 और माइनस 7, 27 हो गए। मतलब एक जैसे वेरिएबल को जोड़ दिया, घटा दिया। देखो 5 टू 10, 5 4 20, 3x ये उतार लिया, तो ये y है, एक साथ कर दिया सोल्व, x वाला लिख दिया, और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट लिख दिया। अब इससे पूछा क्या है, इससे बोला y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना, 6, तो 6 आंसर आ गया। अगर इसने पूछा होता x का गुणांक, तो हम यहाँ पे x का 3 लिख देते हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका, 6। समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। तो फर्स्ट का ये है, ठीक है, मैं टिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप आंसर शीट में सिर्फ आंसर भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, ठीक है, बी का 6, ठीक है, इस तरीके से। और ये आप दिखा दो कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर साफ साफ नजर आना चाहिए, बड़ा बड़ा थोड़ा, पता लगे कैलकुलेशन नजर आ रही है, आपका आंसर नजर नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर लिख दो, अगर आप नीचे सॉल्व कर रहे हैं तो 1 का बी आंसर है, ये आप थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देना ऐसे। फिर दूसरा आप करने जा रहे हो, तो दूसरे का आंसर क्या होगा, उसको सॉल्व कर लो। देखो रूट 50 है, तो रूट 50 को सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर, यहाँ पे सॉल्व करो क्या आएगा। देखो रूट 50 है, तो 2 2 जा 4, 1 इसे दे दिया, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 2 5 में से 5 आ गया, 5 और 2 अंदर रह गया, तो 5 रूट 2 आ गया। देखो कौन सा आंसर है इसमें, देखो 2 में से बाहर निकलता है, पता है ना, तो कौन सा आंसर ये आएगा, डी आएगा। तो दूसरे का आपका आंसर क्या है, डी, ठीक है। आप आगे आंसर बताना चाहे तो बता सकते हो इस तरीके से। फिर उसके बाद ये थर्ड पर आ जाइए। थर्ड पर क्या है, इसने बोला है कि ये जो है ना, ये एक्स अक्ष से लंबी दूरी बताइए, मतलब एक्स से कितनी दूर पर है। जब एक्स से दूरी पूछ रहा है ना, जब एक्स से दूरी पूछ रहा है तो वाई वाला आंसर होगा, तो 3 आएगा। और दूरी कभी माइनस की नहीं होती, ठीक है। तो आप ये लिखोगे बी, तो तीसरे का तो सीधा आंसर बी लिख दोगे, 3 इकाई। आगे सुनना, याद रखना, जब एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो वाई वाला आंसर होगा, अगर वाई एक्स से दूरी बोले तो एक्स वाला आंसर होगा। ऐसा होता क्यों है, हम इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे, एक्स का -4, वाई का -3। एक्स का -4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 इधर आएगा, वाई का -3 इधर आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो इसने पूछा है एक्स से कितनी दूर है ये, तो एक्स से कितनी दूर है, तो ये वाई से दूर हुआ ना, 1 2 3, ये वाई से लिखेंगे ना, तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, तो 1 2 3 कदम दूर है, तो 3 कदम दूर है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 3 आ। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा नंबर। चौथा नंबर है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल एबीसी है, ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर कितना है, बी सी, ए बी कितना है, बी सी के बराबर है, और बी कितना है, 40, बी कितना है, 40।
तो इसमें बोला सी का मान निकालो, सी का मान निकालो। आप मुझे बता सकते हैं ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है ना। तो आप मुझे बताओ, ये बोल रहे ये साइड बराबर है, अगर ये साइड बराबर है तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये 40 का तो कितने कितने का आएगा? तो 180 में से 40 चलेगा, कितने बचे? 140, और ये 70 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? सी, 70 आ गया। ठीक है, ये याद रखना बच्चों कि एक ट्रायंगल का टोटल हमेशा 180 होता है। और अगर उसने बोला है कि ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर उसने बोला है कि ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर उसने बोला ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि TOI, TOI और SOD, ये दो ट्रायंगल है, कह रहा है ये कॉन्ग्रेंट होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आपको बताना कि एक और एक्स्ट्रा क्या चाहिए। देखो आपको सर एक्स्ट्रा, देखो फिगर में हमें दो चीजें बराबर दे रखी हैं, ये इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, दे रखा है। दूसरा, ये एंगल इसके बराबर होता है। अगर ये लाइन ऐसा ना बनी होती तो बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है डियर, आपको ये याद रखना है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही है ना तो आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे इसने पूछा है कि बताइए कि कौन सी चीज होगी जो इसको कॉन्ग्रुएंट कर दे। देखो एक तो ये बराबर है IO बराबर है DO के, ठीक है ना, ये तो आपको पता लग ही गया। दूसरा आपको ये भी पता लग गया कि TOI बराबर है DOS के। ठीक है, अब और कौन सी चीज लेंगे हम इसमें? देखो इन्होंने ये जो मैंने बोला ना DOS और TOI इन्होंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और तो वैसे इन्होंने कुछ लाइन डाली नहीं, फिर हम इसी को टिक कर देंगे, बाकी देख लेते ये है नहीं। TO बराबर OS हो सकता है? TO बराबर OS नहीं हो सकता। देखो ये छोटी फिगर है, ये कितनी बड़ी फिगर है, हो सकता है नहीं ना। और TI बराबर DS हो सकता है? TI बराबर DS ये हो सकता है ना। और OTI बराबर ODI, देखो ये तो बन नहीं रहा, ODI, तो ये भी ले सकते हैं हम, TI बराबर DS। और देखो इसने बोला कि दो पसली रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है और ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सिद्ध करने के लिए एक अतिरिक्त जानकारी क्या चाहिए। देखो ये जो DOS और TOI ये तो हमें पता ही होगा, हमें अतिरिक्त क्या चाहिए? अतिरिक्त चाहिए था ये कि TI बराबर होगा DS के, तो इसका आंसर क्या होगा? D। पता है ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब दो लाइन आपस में काटती है तो वो हमेशा बराबर होते हैं, तो ये हमें अतिरिक्त जानकारी नहीं है। हमें एक्स्ट्रा और क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो TI बराबर TS, तो आंसर क्या है इसका? D ले लेंगे। ठीक है, और ये जैसे TO बराबर OS ये लिखा है जैसे, पर ये इक्वल जैसे लग नहीं रही, वैसे तो कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल इक्वली होंगे, तो हम इसकी तरफ जाएंगे आंसर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब हमारा है नेक्स्ट, यहाँ पर है 6 क्वेश्चन है, 5 तक हो गए हमारे। ठीक है, 6 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया देखो, यहाँ पर बोला गया 6 में कि एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, यूक्लिड की अवधारणा नंबर कौन सी है? देखो आपको ये बुक में ना चैप्टर नंबर 5 में अच्छे से याद होना चाहिए, ये अभिग्रहित हैं सारे। ठीक है, आपको नंबर याद होने चाहिए, ऐसे अभिधारणा भी याद होनी चाहिए। ये देखो ये लिखिए ना, एक शांत वाली ये लिखा है सेम, देखो अगर आपको याद है ना कौन सी लाइन क्या है तो आप बता दोगे अभिधारणा नंबर 2 है, तो देखो इसका आंसर 2 आ गया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से सारा। ठीक है ना, कौन से नंबर के याद करना पड़ेगा, या पूछे ये लाइन ये पूछा आएगा अभिधारणा नंबर 3 कौन सी है तो आपको बताना पड़ेगा। ये याद कर लो अच्छे से, और ये भी याद कर लो। अभिग्रहित ये 5 चैप्टर ना, जो सारांश होता है ना हर चैप्टर का, वो पढ़ ला करो, 2-3 नंबर के क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। अब आगे सुनो, ये कह रहा है एक अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो देखो मैंने क्या कहा,
जो सारांश होते हैं वही 2-3 नंबर के कवर कर जाएंगे। तो जैसे आपने चैप्टर पढ़ा ही है ला, अब अगर पुरानी बुक है, जिसका नई बुक है, तो ये प्रशिक्षित क्षेत्रफल आयतन वाला, तो आप इसमें देखो लास्ट में ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, अच्छे से खोल के पी जाओ उन्हें। ये देखो ये सारे, तो इसने कितना आसान पूछा कि एक अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल बताओ। हालांकि मैं सीधा टिक कर देता, लेकिन एक समझाना, एक बताना भी है। ये एक्स्ट्रा वगैरह दे रखे ना, पुरानी बुक है, आपके पास नई बुक होगी उसमें से देख लेना। जैसे अर्धगोले का आयतन ये रहा, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल ये रहा, ठीक है ना। देखो 2 पार्ट्स कर आ गए। तो आपको ये न्यूमेरिकल के लिए याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। हो गया ना कितने साल से। ये कह रहा है इस बहुपद की घात बताओ। देखो जो सबसे बड़ी होती है ना, जैसे x के ऊपर 4 लिखा है या 3 लिखा है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4 है ना, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। और ये देखो ये सेकंड चैप्टर में से कवर कर रहा है। जो जो आसान आसान एक्सरसाइज है ना, वो पहले फटाफट कर लो। जैसे हर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज पहले पहले कर लो, ठीक है। ये देखो 2.1 पर आ जाओ। ये देखो ये है ना, इनमें क्वेश्चन में यहां पर देखो, ये रैखिक का मतलब होता है जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है। रैखिक मतलब जिसकी पावर 1 होती है। तो जैसे इसकी पावर 1 है, रैखिक है ना। और द्विघात इसकी पावर 2 होती है। तो ऐसे में यहाँ पे इन्हें पूछा है कि इसकी घात बताओ। तो घात वाले में ये रहा क्वेश्चन, ये रहा घात वाला चौथे नंबर पे। तो इसकी घात क्या है? 3, इसकी घात क्या है? 2, इसकी घात 1, इसकी घात 0, ठीक है ना। जब यहाँ कोई नहीं है तो जैसे अगर आप x के ऊपर 0 लिखोगे तो घात 0 है ना, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो ऐसे इसने बोला है कि इसकी घात बताइए। जानबूझ के इसने ना ये जो 4 वाला पीछे लिख दिया, तो पीछे लिख दिया तो क्या हुआ? 4 है ना, तो 4 आ गए, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों के में समान होते हैं। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सकेंद्री कहते किसे हैं। ये सर्कल डाला, जिसका सेंटर सेम होता है ना, जिसका केंद्र सेम होता है, उसे सकेंद्री कहते हैं। देखो आंसर जो है ना क्वेश्चन में है सकेंद्रीय, केंद्र सहित 2 वृत्त, मतलब जिन वृत्त का सेंटर सेम होता है ना, उसे कोसेंट्रिक कहते हैं, सकेंद्री कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? केंद्र आएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चर एक चर वाला बहुपद है? ये देखो सेकंड चैप्टर में कवर कर दिया इसने कि एक चर वाले बहुपद छांटने थे ना। जैसे ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं, ये 3 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पूछा है कि एक चर वाला कौन है। देखो यहाँ पर y लिखा आ गया, 2 चर हो गए। यहाँ पे ये देखो एक चर वाला है, एक चर है ना, खाली x x लिखा है, कांस्टेंट को नहीं लेते। यहाँ पे x y आ गया, यहाँ पर भी x और y आ गया, तो आंसर क्या आ गया? v आ गया। जब एक चर बोल रहा है तो केवल एक चर बोल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का प्रतिवर्ती कोण बताइए। देखो प्रतिवर्ती को इंग्लिश में रिफ्लेक्स बोलते हैं, और जब रिफ्लेक्स आ जाता है ना तो 360 में से घटा देना। ये देखो 3 जो क्वेश्चन है ना, 3 प्रकार के भी बताता हूँ। एक तो ये हो गया प्रतिवर्ती वाला, ठीक है, ये आ सकता है, या पूरक आ सकता है, या संपूरक आ सकता है, तीनों में से एक आ सकता है। तो प्रतिवर्ती की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ती जब भी हमें कोण निकालने के लिए बोलेगा तो आपको जो नंबर यहाँ दे रखा होगा उसको 360 में से घटा देना है, ठीक है। 264 ये आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गई। अगर यहाँ पर पूछता ना पूरक कोण, पूरक, तो हम इसको 90 में से घटाते, पर ये 90 से ऊपर है तो पूरक बन नहीं सकता। अगर यहाँ पर संपूरक बोलते तो 180 में से घटा देते, पर यहाँ प्रतिवर्ती है, तो जब भी प्रतिवर्ती आएगा तो 360 में से आप घटा दोगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ये और ये आपको दे रखे, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज देखोगे तो आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, सबसे आसान तरीका ऐसे में होता है कि अगर जो चीज पूछी है ना, अगर उस पर स्क्वायर लगाए, क्या लगाए, देखो मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा ना, कोई और भी आ सकता है। अगर ये स्क्वायर लगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, और अगर यहाँ पर क्यूब लगा तो दोनों तरफ क्यूब कर लो। समझ में आ गई। देखो मैं आपको बताता हूँ, 3x + 2y = 12 दे रखे, ठीक है। ध्यान से आपको थोड़ा ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर ही तो है। और अगर यहाँ पे क्यूब होता तो दोनों तरफ क्यूब कर लेते। आप क्या आप सर ये क्या आप कह रहे हैं? क्यूब 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 मतलब दोनों तरफ घन लेने पर, दोनों तरफ। आप कहोगे सर ये घन क्या है? घन लेने पर, जिनको पता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनको भी कोई बात नहीं, समझो। घन मतलब होता है जैसे दोनों तरफ 2 पावर लेते हैं ना, अब दोनों तरफ
3 पावर ले लेंगे, पर यहां पर तो स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर वाला है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, वर्ग लेंगे। क्या लेंगे, समझ में आई? बताओ वर्ग क्यों लिया? क्योंकि हमें जो निकालना है वो 2 पावर वाला निकालना है, ठीक है। जब 2 पावर वाला निकालना है तो वर्ग लेंगे, 3 पावर वाला निकालना है तो घन लेंगे, ठीक है। तो 2 पावर लेंगे तो दोनों तरफ 2 पावर ले लेंगे, ठीक है। ज्यादा बोल देता हूँ तो थोड़ा सा बच्चे वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नॉर्मल आप समझ लो। मैं आपको सिंपल एक बात दोबारा बता दूं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो आप, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग। अब इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा है? तो 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 लिख के दोनों एक साथ। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, सीधा लिख दो, 144 होता है, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 9 करेंगे, 6 मत कर देना, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 0 12 हो जाएगा, 12xy इजिकल टू में 144, ठीक है। अब आगे सुनो, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी है, लिखा है नहीं लिखा? तो आपको क्या करना है, इस एक्स वाई की जगह 6 लिख देना, इसको सेम उतार दो, ठीक है। एक्स वाई की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 6, तो 6 लिख देंगे, तो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 140, 12 6 कितना, तो 72 होता है। 144 में से 72 के 4 में 2 के 2 बच्चे, 14 में 7 के 7 बच्चे, तो इस पूरे की वैल्यू 72 आ गई, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट भी कर सकता था, लेकिन समझाना फर्ज है ना, नहीं तो सीधा माइंड में कर दूं तो सही नहीं चलेगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आप फटाफट से माइंड में कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होती है, प्रमेय को चाहिए होती है। प्रमेय को प्रूफ करना पड़ता है ना, थ्योरम को, तो इसका आंसर सीधा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा दे रखा है, इसने बोले इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे प्लस का 1 है ना, तो आपको इसमें माइनस का 1 पुट करना है। अगर यहाँ पे माइनस का 1 होगा तो आपको प्लस का 1 पुट करना है, क्योंकि ये उधर जाके 0 हो जाता है। ये अपने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, या फिर उन्होंने शॉर्ट में पूछा है, यहाँ पर t + 1 लिखा है ना, तो इक्वल टू में 0 ले लो, तो +1 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो जहां पर t लिखा है वहां पर आपको माइनस का 1 रख देना है, ठीक है। अब जैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी ना, माइंड में फटाफट कर दोगे। यहाँ पर मैं आपको लिख के आराम से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय, ठीक है, एग्जाम की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। पुरानी वीडियोस बहुत सारी बना रखी है, क्लास 9th मैथ्स एएससी स्टार्टर को बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। पुट कर दिया, जहाँ पे टी है वहां पे माइनस का 1 पुट कर दिया। अब ये 4 -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, 5 -1 की पावर 3 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 1 1 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 1, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, ठीक है। देख लो 4 1 जा 4, ओड पावर है तो माइनस आ गया, और इवन है तो ये 1 हो गया, यहाँ पे ओड है तो माइनस का 1 आ गया, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने माइनस लगा दिया, 2 1 जा 2 कर दिया, ये आ गया। अब 2 और 1 3 हो गए। अब यहाँ 4 लिखा है, और 5 6 11, 11 और 3 कितने हो गए, 14, 14 में से 4 के माइनस के 10 आ गए, ठीक है। बिल्कुल आराम से मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। ये हम इसी में सोल्व करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। देखो इसने बोला कि ओपी और ओक्यू क्रमशः जीवाओं ए बी और सी डी पर लंब है। देखो ये जीवाएं हैं, ए बी और सी डी जीवाएं हैं, और ये इस पे लंब है, यानी कि ये पूरा पूरा 90 डिग्री के बन रहे हैं। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे 90 है, ये भी ऐसे 90 है, और इधर से भी 90, इधर से भी 90 है, ठीक है। और इसने बोला है कि इसकी जीवाएं बराबर है। देखो आपको पता होगा, जब एक वृत्त में ना, जब एक वृत्त में जीवाएं बराबर होती हैं
तो उस पर जो लंब डलते हैं ना वो दोनों भी बराबर होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये लंब है। अगर जीवाई बराबर तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला, इससे बोला पीओ क्यू 140 है, पीओ क्यू 140। अब मुझे बताओ, आपको पता लग गया, अभी आपने करा भी था ऐसा क्वेश्चन। अब आप बताओ कि ये 140 है और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे बताओ। एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, और अगर 180 होता है तो उसमें से 140 घटाएंगे तो 40 बचेंगे, और 40 को दोनों आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 20 आंसर आ गया। अब इसने पूछा क्या है, चेक करो पूछा क्या है। इसने बोला ए पी क्यू, ए पी क्यू ये कितने का होगा, देखो ये 20 का है, और आपको पता है ये पूरा 90 का होता है ना। तो 90 में से 20 चलेगा तो 70 बचे। ऐसे सी क्यू पी, सी क्यू पी ऐसे 90 में से 20 चले गए, 70 बचे। 70 70 कितने हो गए, 140 आंसर आ गए, ठीक है। आगे सुनो, बिल्कुल आराम समझा है। अब ये कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। 2x प्लस 5 बराबर 13, तो 2x 13 प्लस का 5 जाके माइनस का हो जाएगा। 2x 13 में से 5 के कितने बचे, 8, x कितने का, 8 अपन में 2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर 17वें नंबर पर दो चरों वाले देखिए समीकरण का ग्राफ दर्शाइए। ये कह रहा है अगर 2 वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो उनका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, परवलय बनेगा, रेखा में बनेगा, वृत्त में बनेगा, वक्र में बनेगा। आपको पता है कि जब 2 वेरिएबल होता है, जैसे अभी हमने कितनी प्रैक्टिस करी थी, x माइनस 4y या प्लस 4y ऐसा कुछ भी आ जाए तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना, हाँ या ना। तो आप क्या बताओगे, एक रेखा बनेगा, ठीक है। अब 18 पर आ जाइए। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई a इकाई है निकालिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको पता है यहाँ पर इसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, ये a है, ये b है, ये c है। इसने बोला है इसकी ऊंचाई a है, ध्यान से समझ लो, इसने साइड नहीं बोला, इसने इसकी हाइट बोला a है, ठीक है। तो आपको पता है कि डियर ये चीज जो है ना, ये चीज बराबर होती है, आई समझ। और इसने बोला इसका एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया। तो अब एरिया कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए ना, साइड, तभी तो एरिया निकालेंगे, या हमें बेस पता लग जाए। पर इससे तो हमें क्वेश्चन में हाइट दे रखी है, हाँ या ना। तो अब करेंगे क्या, देखो आप क्या करोगे, पहले आप इसको निकालोगे, तो आप इसको x मानोगे, इसको आपने क्या माना x, तो ये भी क्या होगा x, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें जो हम ऊंचाई लगाते हैं ना, तो वो मीडियन भी होती है, तो इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये एक्स एक्स कितने हो गए, यहाँ पे 2x हो गए। अब ये साइड 2x है तो ये भी कितनी होगी 2x, ये भी 2x होगी। और ये हमेशा 90 डिग्री का भी होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x निकालना है, हमें ये तो पता है, हमें x निकालना है, ठीक है। आपको सर हमें a कहाँ पता है, अरे a को एक कांस्टेंट वैल्यू मानो, जैसे 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, हमें ये x को वेरिएबल मानो, तो हमें x की वैल्यू a में लानी है, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होता है, AC का स्क्वायर जो P, AP का स्क्वायर PC का स्क्वायर। AC कितना है 2x का स्क्वायर, AP कितना है x का स्क्वायर, PC कितना है a का स्क्वायर। 2 का कितना हो गया 4x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर क्या हो गया माइनस का, 4 में से एक चला गया 3x का स्क्वायर, ये रूट में चला गया, ठीक है डियर। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, पर हमें a की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपने अगर a की वैल्यू निकाली तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सुन रहे मेरी बात।
आपको किसी वैल्यू निकालने एक्स की निकालना, तो इस रूट को वापस ले जाओ, ठीक है। अब 3 को बटे में ले जाओ, ले गए, ले गए ना बटे में। अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट कट गया, ए आ गया, लेकिन 3 नहीं निकल पाया, ये अंदर आ गया। एक्चुअली ए बटे में रूट 3 आ गई, आ गई। अब आपको यहां पर एक बार बता दूं, हमें इक्वल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर क्योंकि हमें जब हाइट दे रखी है, बेस हमने पता लगा लिया, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बताओ, बेस कितना है, 2x है ना, हाँ या ना, बेस कितना है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा रहे हैं, बेस कितना है 2x है ना, तो x कितना दे रखा है, a अपन में √3, तो यहाँ पर 2x है, तो 2 लिख के मल्टीप्लाई में x क्या है, a अपन में √3। पता मैंने 2 के लगाया क्योंकि बेस में 2x चाहिए और हमारे पास 1x निकला है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाइट कितनी है, वही a है, तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, a का स्क्वायर अपन में √3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, a का स्क्वायर अपन में √3। अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने रेशनलाइज कर रखा है। तो जब ऐसा आ गया, हमें भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 नीचे √3 ऊपर, a का स्क्वायर √3 कितना बन गया, 3 आ गया। अब ढूंढो, ये है, ये लिखा, ये आंसर आ गया। आपको सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन का आंसर है, देखो ये थोड़ा अभी मैं समझा रहा था ना, तो थोड़ा टाइम लगा। आप फटाफट जल्दी से, जैसे पता हो आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, आप फटाफट इसे निकाल दोगे। और कई बच्चों को तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बच्चों को आंसर पहले से याद होता है कि जब भी हार्ड दे रखी हो ए, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं 19 और 20 क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले चेक किया करो ये सत्य सत्य है, उसके बाद देखो कुछ, ठीक है। ये कह रहा है कि 2x + 3y = 5 एक अद्वितीय हल है। आपको पता है ना, जब भी x और y लिखे होते हैं तो वो हमेशा अनेक हल होते हैं उसके, क्योंकि x की जगह रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू, y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती रहेगी, हमेशा हर बार नहीं निकलेगी। जैसे आपने बुक का क्वेश्चन भी देखा होगा, है ना, इसके ऑप्शन में देखा होगा, तो इसका आंसर क्या था, ये था अनेक हल। इसने बोला कि इसका अद्वितीय हल होगा, तो ये तो गलत है, असत्य है। ये कह रहे दो चरों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये सत्य लिखा है। और पता है आपके जो पेपर वगैरह है उसमें ना दोनों के दोनों फॉल्स है ही नहीं, मतलब अगर आपको पता लग गया एक असत्य है तो दूसरा असत्य ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर किस पे टिक करोगे, ए असत्य और आर सत्य है, तो ए असत्य आर सत्य, आंसर डी आ गया इसका, ठीक है। देखिए अब 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात बोली है कि जितने भी सारे पूर्णांक है ना, उनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो √2, देखो √2 है, इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो वो क्या निकलेगा, इरेशनल निकलेगा। लेकिन 4 का करेंगे तो 2 आएगा, 9 का करेंगे तो 3 आएगा। मतलब सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, रेशनल भी हो सकते हैं। सारे सारे नंबर अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें रीजन दिया कि जैसे 4 है उसका वर्गमूल 2 है, तो वो एक परिमेय संख्या है, तो रीजन ठीक दे रखा है, एसोसिएशन भी ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जब दोनों बातें ठीक हो और नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी हो, तो हम ए आंसर पे टिक कर देते, ए आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया।